जय पराजय, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ऑस्टिन, जेन अंग्रेजी उपन्यासकार जन ऑस्टिन गांव के गिरजे के एक पादरी की पुत्री थी। शहरों से दूर उन्होंने सारी आयु गांव में ही बिता दी। 16 दिसंबर 1775 को हैम्पशायर के स्टीवेंसन नामक स्थान में आपका जन्म हुआ। जीवन भर आप अविवाहित रही और 18 जुलाई 1817 को जब विनवेस्टर में आपका देहांत हो गया तो आप वही गिरजे के पास के कब्रिस्तान में दफना दी गई। आपके एकाकी जीवन की झांकी आपके उपन्यासों में स्पष्ट हो जाती है। आपने समाज का बहुत ही सीमित दायरा देखा। गांव के ऊंचे खानदान और उच्चवर्गीय व्यावसायिकों का समाज, यही आपका क्षेत्र था। लिखना आपने काफी जल्दी आरंभ कर दिया था, किंतु तत्कालीन सामाजिक मर्यादा के कारण आपको अपने उपन्यासों को अनाम ही प्रकाशित करवाना पड़ा। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जय पराजय, सन 1813 में छपा। यह आपका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। धन संपत्तिशाली व्यक्ति के लिए अविवाहित होने पर पत्नी की आवश्यकता पति ही है, ऐसा प्राय ही स्वीकार किया जाता है। चार्ल्स बिगले एक धनी व्यक्ति था। उसने नीदरफील्ड पार्क नामक एक भव्य स्थान किराए पर लिया। वह अविवाहित था। इस घटना से लॉगबॉर्न में लोगों में बातें चल पड़ी, क्योंकि वहां ऐसे व्यक्ति का आकर बसना एक महत्वपूर्ण घटना थी। पड़ोस में बेनेट परिवार रहता था। उसे विशेष आकर्षण हुआ क्योंकि उसमें विवाह योग्य लड़कियां थी जो धनी और कुंवारे पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। लॉगबॉर्न में सामाजिक संपर्क बनाने के कुछ स्थान थे जहां सब एकत्र होते थे। वह असेंबली हॉल नाम से ख्यात था। वहां सामूहिक नृत्य होते थे, उनमें बॉल नृत्य प्रमुख था। शीघ्र ही यह भी सुनने में आया कि चार्ल्स बिगले अपने घर के लोगों के साथ निकट भविष्य में होने वाले बॉल नृत्य में भाग लेने को उपस्थित होगा। लॉगबॉर्न में बेनेट परिवार विख्यात और महत्वपूर्ण था। श्री बेनेट की 5 अविवाहित पुत्रियां थीं और उनके पास उनका विवाह कर देने को अधिक धन भी नहीं था। विरासत में भी उन लड़कियों को अधिक धन मिलने वाला नहीं था। श्रीमती बेनेट एक सुंदरी महिला थी और उन्होंने अपनी सुंदरता को अभी तक बना रखा था। न वे बहुत समझदार थी, न उन्हें संसार की ही अधिक जानकारी थी, बल्कि उनका मिजाज भी ठिकाने नहीं रहता था। यद्यपि उन्होंने अपने विवाहित जीवन के 23 वर्ष बिता दिए थे, फिर भी वे अपने पति के हृदय को समझने की क्षमताविहीन सी केवल अपनी धुन में ही रहती थी। श्री बेनेट का व्यंग्यात्मक हास्य, गांभीर्य, उनका संकीर्तन, सभी कुछ ऐसे थे कि अपनी पत्नी के लिए वे एक रहस्य सा बने हुए थे। पति और पत्नी के बीच एक दूरी सी बनी रहती थी। आखिर वह दिन आया और बेनेट परिवार बॉल नृत्य में पहुंचा जहां चार्ल्स बिगले दिखाई दिया। देखने में अच्छा, अकृत्रिम और सज्जन चार्ल्स बिगले अपनी 2 बहनों के साथ मौजूद था। बड़ी का पति हर्स्ट नामक व्यक्ति भी वहां उपस्थित था। वहां एक और युवक भी था जिसका नाम था फिट्जविलियम डार्सी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत धनी था। उसकी आय वर्ष भर में 10,000 पौंड थी, जो निस्संदेह एक बड़ी रकम थी। डार्सी की सुंदरता से सब लोग प्रभावित थे और उसकी प्रशंसा भी किया करते थे, किंतु वह इतना अधिक घमंडी था कि उसके व्यवहार ने लोगों को उसके विरुद्ध कर दिया था और जहां पहले लोग उसके प्रशंसक थे, वहां अब वे उससे घृणा सी करने लगे थे। बिगले वैसा अभिमानी नहीं लगता था। वह प्रत्येक बार नृत्य में भाग लेता था, किंतु डार्सी में ये सहज भाव नहीं था। वह हर बार नृत्य नहीं करता था। वह प्रतीक्षा करता था कि कब लोग नाचते हुए घूमते हुए ऐसे आए कि वह श्रीमती हर्स्ट और कैरोलिन बिगले के साथ ही नाच सके। और हुआ ये कि न तो वह किसी अन्य स्त्री के साथ नाचा, न उसने किसी से परिचय ही किया। वह तो किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। उसके इस घमंड से अन्य स्त्रियों के मन में एक विक्षोभ सा भर गया। एलिजाबेथ बेनेट परिवार में दूसरी बेटी थी। नाचते समय उसे अपना जोड़ीदार एक बार नहीं मिल पाया तो वह बाहर बैठने को मजबूर हुई। वहां श्री डार्सी और श्री बिगले परस्पर बातें कर रहे थे। एलिजाबेथ ने उन बातों को सुना। वे दोनों इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि कोई लड़की उनकी बातों को बैठी बैठी सुन रही थी। डार्सी ने बातचीत के दौरान में बिगले से कहा, क्या कहा? मैं इन स्थानीय स्त्रियों के साथ नाचूं? ये तो मुझे सजा देने के बराबर है। एलिजाबेथ यह सुनकर जल उठी, परंतु तभी उसने फिर सुना, हाँ, बेनेट परिवार की बड़ी बेटी जेन जरूर खूबसूरत है।
तभी डार्सी की दृष्टि एलिजाबेथ पर पड़ गई। उसे क्या पता था कि वह सब सुन रही थी। उसने अनजाने ही कहा, वैसे तो ये भी कामचलाऊ है, लेकिन ये कोई ऐसी सुंदरी नहीं है कि मेरे हृदय में अपने प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न कर सके। यद्यपि एलिजाबेथ के हृदय में इन बातों से श्री डार्सी के प्रति सौहार्द तो नहीं जन्मा, लेकिन वह थी मजाकिया तबीयत की लड़की। उसने अपनी मित्रों को ये बात बड़े मजे ले लेकर सुनाई। इस घटना ने उन सब का मनोरंजन किया, किंतु इतने पर भी बिंगले और बेनेट परिवारों में शीघ्र ही मित्रता स्थापित हो गई। दोनों के संबंध बढ़ चले। शीघ्र ही लोगों में ये प्रकट होने लगा कि चार्ल्स और जेन एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। चार्ल्स की बहनों को जेन से भी अधिक प्रिय हुई एलिजाबेथ, लेकिन श्रीमती बेनेट उनको एक मुसीबत नजर आती थी। उनकी पुत्री मेरी उन्हें नीरस लगती थी और वे लिडिया तथा किटी के साथ उसे भी महत्व नहीं देती थी। उनकी राय में ये लड़कियां व्यर्थ ही करके हंसने वाली थी, जो अपना सारा समय पुरुषों के पीछे घूमने में व्यतीत किया करती थी। श्री डार्सी के मन में कुछ और बात पैदा हो गई थी। वे एलिजाबेथ के प्रति बड़ी चौकस दिलचस्पी रखते थे। एलिजाबेथ की काली आंखों में उन्हें अब भावपूर्णता दिखाई देने लगी थी और वे उसकी प्रशंसा भी किया करते थे। अब वो उन्हें अच्छी लगने लगी थी। उससे उनकी तबीयत बहलने लगी थी। उसके व्यवहार में उन्हें एक ऐसी सरलता दिखती जो आकर्षक थी। एलिजाबेथ सहज थी और उन्हें उसमें कृत्रिमता नहीं मिलती थी। धीरे धीरे बातें खुलने लगी। एक दिन बिंगले की बहन ने डार्सी से पूछा, अब आपके लिए मैं किस दिन आनंद मनाऊं? उसने स्पष्ट ही बात में एक रहस्य का उद्घाटन करने की चेष्टा की थी, किंतु डार्सी चौकस थे। बोले, सचमुच स्त्रियों की कल्पना भी कितनी तेजी से उठती है। बात साफ नहीं हुई। इन्हीं दिनों बिंगले परिवार में कुछ दिनों के लिए दोनों बड़ी बहनें आईं। तब बेनेट परिवार की बड़ी पुत्री जेन बिंगले परिवार में मिलने के लिए गई। वहां उसे बड़े जोर का जुकाम और बुखार हो आया। उसकी तबीयत खराब हो गई। इस बीमारी में वह बिंगले परिवार में आकर रहने लगी। श्री बेनेट ने भी ऐसी तरकीबें की कि उनकी बेटी बिंगले परिवार में अधिक से अधिक दिन बनी रहे। इस निवास काल में जेन बिंगले परिवार में अधिक प्रिय हो गई और एलिजाबेथ उतनी प्रिय नहीं हो सकी। बिंगले परिवार में कैरोलिन अवश्य उसे बहुत आकर्षक मानती थी, किंतु श्रीमती हटे उसे जीभ की बहुत तीखी माना करती थी। इन संबंधों के बावजूद एलिजाबेथ के हृदय में श्री डार्सी के प्रति पूर्वग्रह बना ही रहा। उनके वे वाक्य उसे अभी तक याद थे। तभी वहां श्री विकहैम आए। वे सुंदर थे, स्वभाव के मीठे थे। लॉगबॉर्न के सबसे पास मैरीटोन नाम का एक कस्बा था। विकहैम वहां एक अफसर बनकर सैनिक रेजिमेंट में आए थे। उस युवक अफसर से जब एलिजाबेथ की बातचीत हो गई तो डार्सी के प्रति उसके हृदय में जो पूर्वग्रह था वह पहले की तुलना में कहीं अधिक परिवर्धित हो गया। इसका कारण ये था कि विकहैम का पिता डार्सी के पिता की सेवा में था और बहुत विश्वासपात्र था। उसकी सेवाओं में प्रसन्न होकर डार्सी के पिता ने विकहैम को पुरस्कार स्वरूप कुछ संपत्ति देने की इच्छा की थी। डार्सी ने बड़ी निष्ठुरता से पिता की इस इच्छा को ठुकरा दिया था और विकहैम को बिल्कुल ही वंचित कर दिया था। एलिजाबेथ को डार्सी की यह निष्ठुरता स्वार्थस्वरूप दिखाई दी और उसका पूर्वग्रह पहले से भी अधिक सशक्त हो उठा। बिंगले और जेन के पारस्परिक संबंध बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही बिंगले किसी दिन बेनेट परिवार में आकर जेन से विवाह का प्रस्ताव रखेगा। बॉल नृत्य में सब फिर मिले। वहां बेनेट परिवार का व्यवहार ऐसा रहा कि स्वयं एलिजाबेथ को भी पसंद नहीं आया। अचानक ही नीदरफील्ड से सारा बिंगले परिवार शहर चला गया और तो कोई समझ नहीं सका, किंतु एलिजाबेथ ने नृत्य बेला में अपने परिवार के व्यवहार को ही इसके लिए दोषी ठहराया। इन्हीं दिनों लॉगबॉर्न में पादरी के उत्तराधिकारी बनकर विलियम कॉलिंस आए। वे बेनेट परिवार से मिलने को उपस्थित हुए। यह आदमी चटक मटक दिखाने का शौकीन था। न यह व्यवहार कुशल था, न मजाक ही समझ पाता था। एक दिन इस युवक पादरी ने एलिजाबेथ से विवाह का प्रस्ताव किया। एलिजाबेथ उसकी लंबी रटी रटाई सी वक्तृता सुनती रही और अंत में उसने उससे विवाह करना अस्वीकार कर दिया। कॉलिंस पर उल्टा प्रभाव पड़ा। वो यही कहता रहा कि एलिजाबेथ केवल उसे सताने के लिए ऐसा कहती थी, वैसे वो उसके विरुद्ध नहीं थी, मन में वो उसे चाहती थी।
परिणामस्वरूप पादरी कॉलिंस के प्रयत्न बराबर चालू रहे, भले वह प्रत्येक बार सफलता से दूर ही होते गए। 2 बार कॉलिंस ने फिर प्रस्ताव रखे, किंतु जब एलिजाबेथ ने फिर दोनों बार अस्वीकार कर दिया, तब कहीं जाकर पादरी ने इस अस्वीकृति को सत्य समझा, परंतु वह भी बड़ी मुश्किल से ही। एलिजाबेथ की एक शार्लट ल्यूकस नाम की सहेली थी। कॉलिंस ने शार्लट से ही विवाह कर लिया। उस सीधी सादी लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। अफवाह तो ये थी कि बिंगले का हृदय डासी की बहन जॉर्जियाना के प्रति आकर्षित था, इसीलिए वह जेन को छोड़ गया था। किंतु कॉलिंस के विवाह ने श्री बेनेट की हास्य व्यंग्य वृत्ति को उभार दिया। उन्होंने बात ही बात में अपनी दूसरी बेटी एलिजाबेथ से पूछा, लड़कियां शादी करने को बहुत उत्सुक होती है, लेकिन कोई उनसे पूछे कि शादी के बाद तुम्हें क्या प्रिय है, तो वह क्या चीज हो सकती है। मैं समझता हूँ, प्रेम में तुनुक जाना। बताओ अब तुम्हारी बारी कब आने को है। क्या तुम्हें विकहेम पसंद है? विकहेम से एलिजाबेथ के संपर्क गहरे नहीं हो पाए था। प्रवाद तो ये था कि वह किसी धनी महिला के प्रति उन्मुख हो गया था, लेकिन जहाँ तक पारस्परिक संबंध थे, विकहेम और एलिजाबेथ में मैत्री थी और उनमें कोई मनमुटाव नहीं था। कॉलिंस और शार्लेट का विवाह हो जाने पर वे दोनों ही उनके यहाँ हंसफोर्ड मिलने गए। पड़ोस में ही डासी भी अतिथि बनकर ठहरे हुए थे। उन्हें देखकर एलिजाबेथ के हृदय में फिर नई विरोधी भावनाएं जागने लगी। उसे ये संदेह बने लगा कि जेन और बिगले के बढ़ते संबंधों में असल में डासी ने ही बाधा डाली थी। परंतु एलिजाबेथ से मिलकर डासी के मन में प्रसन्नता हुई। डासी ने अचानक ही उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर दिया और विवाह का प्रस्ताव कर दिया। एलिजाबेथ चौंक उठी। डासी ने अपना त्याग दिखाना चाहा। उसने कहा, देखो एलिजाबेथ, मेरा सामाजिक स्थान ऊंचा है। यदि मैं तुम्हारे परिवार से अपना संबंध जोड़ता है तो मेरा सम्मान कुछ घटेगा ही, किंतु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और उसके लिए भी तत्पर हूँ। परिणाम उल्टा हुआ। एलिजाबेथ का पूर्वग्रह फिर भड़का। उसे वह घमंडी दिखा। उसने न केवल अस्वीकार किया, वरन अस्वीकृति के कारण भी बता दिए। डासी ने प्रस्थान किया, परंतु एलिजाबेथ के लिए एक पत्र छोड़ दिया, जिसमें बेनेट परिवार पर गहरे व्यंग्य थे और उनमें सच्चाई भी थी। उसने लिखा कि वह ये बिल्कुल नहीं जानता था कि जेन और बिगले में पारस्परिक आकर्षण था। उसने ये भी प्रकट किया था कि विकहेम काहिल था और उसके प्रति उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया था, जिसका फल उसे नहीं मिला। विकहेम ने स्वयं उसकी बहन जॉर्जियाना को भगा ले जाने की चेष्टा की थी। एलिजाबेथ ने पत्र पढ़ा, परंतु वह सहसा ही कुछ निश्चित नहीं कर सकी। 2 महीने बीत गए। एलिजाबेथ अपने एक रिश्ते के चाचा और चाची गार्डिना परिवार के यहाँ पेम्बली गई हुई थी। वहाँ डासी का भी एक मकान था। बहुत ही अनमनी सी एलिजाबेथ उसका घर देख रही थी। उसकी बातचीत उस घर की देखभाल करने वाले सेवक से हुई तो उसने डासी की प्रशंसा की अति कर दी। एलिजाबेथ सोच ही रही थी कि अचानक डासी भी वहाँ आ गए। अब एलिखा भैया के हृदय में डासी के प्रति कुछ आकर्षण होने लगा था कि तभी एक दुर्घटना हो गई, जिसने सारा काम बिगाड़ दिया। सूचना आई कि लिडिया ने तरकीबें करके अपने को ब्राइटन नामक स्थान में निमंत्रित करवाया था और वहां जाने के बहाने से वह मौका पाकर विकहेम के साथ भाग गई थी, क्योंकि उसका सैन्य दल वही ठहरा हुआ था। जेन और एलिजाबेथ के संबंध पक्के नहीं हुए थे, मेरी और किटी के भी नहीं। बीच की लड़की लिडिया का यो भाग जाना अच्छा नहीं था, वह भी विकहेम के साथ, जिसने स्वयं अपने उपकारी डासी की बहन जॉर्जियाना को भगा ले जाने की चेष्टा की थी। खबर यह भी थी कि विकहेम और लिडिया बिना विवाह किए ही लंदन में मौजूद थे। इस संवाद से डासी लखा आ गया। गार्डिना परिवार तथा सभी लोग तुरंत श्री बेनेट से मिलने लॉन्गबॉर्न चल पड़े। श्री बेनेट के भाई एलिजाबेथ के चाचा गार्डिना श्री बेनेट के साथ विकहेम और लिडिया को खोजने लंदन चले गए, परंतु श्रीमती बेनेट को दूसरी ही चिंता सता रही थी। उन्हें ये सोच हो रहा था कि आखिर लिडिया अपने विवाह के लिए वस्त्र कहाँ से खरीदेगी। पादरी कॉलिंस को पता चला तो उसने बड़े अफसोस से पत्र लिखा, लेकिन बेनेट परिवार की चिंता तभी दूर हो गई। लिडिया और विकहेम का पता लग गया था और विकहेम को उससे विवाह करने को तैयार कर लिया गया था।
परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करके विखेम को न्यूकासल रेजिमेंट में अच्छा पद दिलाया गया। लिडिया बहुत प्रसन्न थी। उसने अपनी माता और अविवाहित बहनों को निमंत्रित किया और कहलवाया कि शीत ऋतु समाप्त होने के पहले ही वह अपनी कुंवारी बहनों के लिए पति ढूंढ डालेगी। जब लिडिया से भेंट हुई तब उसने बताया कि उसके विवाह में डासी उपस्थित था। एलिजाबेथ का मत अब बदलने लगा। श्रीमती गार्डिनर की बातों से भी डासी के विषय में ज्ञात हुआ। अब एलिजाबेथ को ज्ञात हुआ कि विखेम और लिडिया को ढूंढने वाला असल में डासी ही था। उसने विखेम को लिडिया से विवाह करने को तैयार किया था। इसके लिए उसने अपने पास से 1000 पाउंड खर्च करके विखेम के सारे कर्ज चुकाए थे और लिडिया के खर्चे के लिए भी उसने 1000 पाउंड और भी दिए थे। किंतु इतना करके भी उसने इस सब के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। एलिजाबेथ तथा बेनेट परिवार लॉगबॉर्न आ गया और बिगले भी इसी समय फिर नीदरफील्ड लौट आया और एलिजाबेथ ने देखा कि उसकी माता श्रीमती बेनेट ने बिंगले का पुनः बहुत अच्छा स्वागत किया। लेकिन जब डासी आया तब उसके व्यवहार में कुछ रुखाई दिखाई दी। एलिजाबेथ का हृदय माता के इस व्यवहार से दुखी हो गया। डासी ने पुनः उससे विवाह का प्रस्ताव किया और एलिजाबेथ ने स्वीकार कर लिया। जिस समय ये संवाद बेनेट परिवार ने सुना, सभी किकर्तव्य विमूढ़ हो गए। आखिर जब बात समझ में आई तब सबको विवश होकर इस पर विश्वास करना पड़ा। एलिजाबेथ के इस परिवर्तन ने सबको ही आश्चर्य में डाल दिया। अंत में बिंगले और जेन का भी संबंध पक्का हो गया। श्री बेनेट पुत्रियों के विषय में अब कुछ भी निश्चित धारणा नहीं बना सके। उन्होंने अपनी हास्यवृत्ति से यही कहा, अब अगर कोई नौजवान मेरी बेटियों मेरी और किटी के लिए आए तो उन्हें भी भेज दो। मैं अब काफ़ी फुर्सत में हूँ। प्रस्तुत उपन्यास अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए विख्यात है। इसमें कथा सूत्र विचारों को लेकर चलता है। व्यंग्य तीखा है और सामाजिक व्यवस्था पर इससे प्रकाश पड़ता है। जेन ऑस्टन की तत्कालीन समाज की जानकारी और नारी हृदय का विश्लेषण विलक्षण है।